नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल्स में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माय सर्वे में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 68 सीटों में से 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकार बनाने के लिए 35 सीटों पर जीत की जरूरत होती है। अगर इंडिया टुडे एक्सिस माय सर्वे को माने तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वोट फीसदी को देखें तो कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 2% वोट मिल सकते हैं। गुजरात में आज मतदान समाप्त हुआ और इसके साथ ही एग्जिट पोल्स आ गए हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को साफ जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। न्यूज एक्स जन की बात में बीजेपी को 182 सीटों में से 117 से 140 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 34 से 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 6 से 13 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बाकी एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 5 सीटों के अंदर ही दिखाया गया है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर किए गए एग्जिट पोल से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर कब्जा जमा सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माय सर्वे में कहा गया है कि दिल्ली में 250 वार्डों से आपको 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 69 से 91 सीटें ही मिल सकती हैं, कांग्रेस को लगभग 10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ सर्वे है जिसमें मतदाताओं से बातचीत के बाद अनुमान लगाए गए हैं। आधिकारिक नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस सर्वे से एक बात ये साफ हो गई है कि बीजेपी ने जिस तरह से इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसको घेरा था, उसका एक भी नुस्खा कारगर नहीं हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान हुआ। आज 14 जिलों में 93 सीटों पर वोट डाले गए। आए आंकड़ों के अनुसार 5 बजे तक 58.38% मतदान हुआ है। वहीं पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था और इस दिन 89 सीटों पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में 61% मतदान हुआ था, जो कि 2017 में हुए पहले चरण के मतदान से 7% कम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 5 दिसंबर को अहमदाबाद में वोट डाला, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज और तरीके से वोट डाला उससे वो और चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने इसे मतदान वाले दिन पीएम मोदी का रोड शो बताया है। वो इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री एक सामान्य मतदाता होते हैं, कोई अलग से उनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन लोगों ने लाइव देखा कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर मतदान वाले दिन रोड शो कर रहा है। वो कई किलोमीटर का चक्कर काटकर मतदान स्थल पहुंचे, फिर वो पैदल ही लंबी दूरी कर वोट डालने बूथ में गए। मतदान बूथ पर उनके समर्थक नारे लगाते पाए गए। पवन खेड़ा ने कहा ये सब लाइव हो रहा था और देश का चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा था। उन्होंने कहा कि सोमवार को मतदान वाले दिन इस घटना को लेकर चुनाव आयोग क्या कर लेगा। अगर उसने पहले से सख्ती की होती तो कोई भी इस तरह की जरूरत नहीं कर पाता। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने याद दिलाया कि पहले चरण के मतदान वाले दिन भी पीएम मोदी ने अपना रोड शो दोपहर बाद ही शुरू कर दिया था, जबकि मतदान खत्म होने में काफी समय था। उस रोड शो में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी, लेकिन चुनाव आयोग तब भी चुप रहा। गुजरात में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ ही सोमवार को विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल है। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव आमने सामने है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिस दिन से मैनपुरी में उपचुनाव शुरू हुआ है, प्रशासन न जाने किसके आदेश पर काम कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि आखिरकार प्रशासन किसके लिए वोट डलवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में जब वो डिम्पल यादव का नामांकन करवाने के लिए जा रहे थे तो एक तगड़े पुलिस अफसर को उनके सामने लगाकर उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने कहा कि पुलिस को इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुबह से मैनपुरी लोकसभा सीट के तमाम विधानसभा क्षेत्रों और रामपुर विधानसभा सीट से भी शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि वोट ना पड़ पाए और इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं।
रामपुर में विधानसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर धांधली करने का आरोप लगाया। आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि रामपुर उपचुनाव नहीं हो रहा बल्कि धांधली की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा जुल्म किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, वोटरों को धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, बूथों पर जाने से रोका जा रहा है, गली मोहल्लों में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान कई वीडियो भी आए हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। जैन चौधरी ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें महिला के हाथ से खून बह रहा है, एक शख्स को पीटा गया है। महिला कह रही है कि इतने आईडी कार्ड ले जाने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बुजुर्गों के साथ भी मारपीट की जा रही है। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि हमने तो पहले भी कहा था सर्टिफिकेट भाजपा के कैंडिडेट को वैसे ही दे दें, पुलिस वगैरह लगाकर प्रशासन इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। डीएमके पार्टी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। मालूम हो कि ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है। वैसे कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलने से यह करीब 60% के करीब हो गया है, जिस पर भी लोग आपत्ति जता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सियासी प्रतिद्वंदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यात्रा में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। बता दें कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का कोई असर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर पड़े, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहां अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ खड़े करवाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि राजस्थान कांग्रेस में अब डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में पहुंचने के बाद आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। गहलोत ने कहा, यह मेरा आरोप है कि संपादकों ने यात्रा का बहिष्कार किया है। लाखों लोग अभियान में शामिल हो रहे हैं कि आप इतना बड़ा अभियान नहीं दिखाएंगे। गहलोत ने कहा कि इसे दिखाना मीडिया का कर्तव्य है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि मीडिया को लोगों के सरोकार से कोई मतलब नहीं। गहलोत ने कहा कि अगर आप ऐसी यात्रा नहीं दिखाते हैं तो आप राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य में विफल हैं। गहलोत ने कहा कि कान खोल के सुन लो, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, तुमने इसे मजाक बनाकर रख दिया है। गहलोत ने कहा कि अपने मालिकों से कह दो, हम घबराने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए इसमें पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तय किया जाएगा। पार्टी ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक का शुभारंभ करेंगे। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस संचालन समिति की रविवार को हुई बैठक में जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया गया। इसके बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों से पूरा रोड मैप मांगा गया है। जिन राज्यों में आगे चुनाव संभावित हैं, वहां की प्रदेश यूनिट से आंदोलन की योजना के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी का पूर्ण सत्र 15 फरवरी के बाद किसी तारीख को आयोजित किया जाएगा। ये सत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। यही नहीं, समिति ने 26 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसमें ब्लॉक, जिला स्तर से राज्य स्तर पर 3 स्तर का कैंपेन चलेगा। वहीं इस बैठक में कांग्रेस संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संगठन के पदाधिकारियों को एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि या तो आगे कदम बढ़ाओ या फिर अलग हट जाओ। खड़गे ने स्पष्ट किया कि ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक जवाबदेही महत्वपूर्ण है। खड़गे ने कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें नए साथियों के लिए जगह बनानी होगी। अगर कांग्रेस संगठन मजबूत, जवाबदेह और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सिंगापुर में सफलतापूर्वक हो गया है। लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अस्पताल से ऑपरेशन के बाद का वीडियो ट्वीट कर ये जानकारी दी।
तेजस्वी ने जानकारी दी कि अब लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डोनर रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि वो भी स्वस्थ हैं। ईरान में मॉरल यानी कि नैतिक पुलिस खत्म किए जाने की खबरों के बीच वहां के प्रदर्शनकारियों ने देश में 3 दिन के हड़ताल की घोषणा की। यह हड़ताल आज सोमवार से शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कल रविवार को मॉरल पुलिस को खत्म किए जाने और हिजाब कानून पर विचार करने की घोषणा की थी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट और शार्क जैसे स्थानीय समाचार पत्र के हवाले से बताया है कि अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद ईरान की सड़कों पर नैतिकता पुलिस की मौजूदगी बहुत कम हो गई है। हड़ताल का असर कुछ शहरों में दिख रहा है। छोटे शहरों में दुकानें और अन्य संस्थान बंद नजर आ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।